नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको सबसे पहले बता दें, उपचुनाव में मतदान की शुरुआत बहुत अच्छी कही जा सकती है, बहुत अच्छी रही है। दोपहर 1 बजे तक तीनों विधानसभाओं में 35.6% मतदान हुआ है। सुजानगढ़ में 33.69%, राजसमंद में 37.87% और सहाड़ा में 35.68%। तो सबसे ज्यादा मतदान जो है वो राजसमंद में हुआ है, जहां पर 37.87 यानी करीब 38% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं सहाड़ा में करीब 36% और सुजानगढ़ की बात करें तो यहां पर करीब 34% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो वोटरों में उत्साह दिख रहा है। 3 विधानसभा क्षेत्र जहां मतदान हो रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। मतदान केंद्रों पर सबसे अहम ये दौर जो कोरोना का है, उसमें कोरोना के तमाम जो प्रोटोकॉल हैं उसे कैसे पालन करते हुए वोटिंग करवाई जाए, ये एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने थी और उसे एक तरीके से कहें तो सफल कर दिखाया है चुनाव आयोग ने अभी तक की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि तमाम जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरीके से पालन करवाया जा रहा है। तीनों मतदान केंद्रों की स्थिति आप देख सकते हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदान केंद्र की जो तस्वीर सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरीके की व्यवस्था जो है पूरे विधानसभा क्षेत्रों में की गई है, तीनों ही विधानसभा क्षेत्र में। और यही वजह रही कि मतदान करने के लिए जो लोग पहुंचे उनमें उत्साह देखने को मिला, चाहे वो युवा वोटर्स हों, फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या पुरुष, महिला, बुजुर्ग, सभी वोटर्स जो हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। अब देखिए, जिस गाइडलाइंस की बात मैं कर रहा था उसमें मास्क पहनना अनिवार्य है। वो आप देख सकते हैं कि मास्क पहनने को लेकर के किस तरीके से व्यवस्था रही, लोगों को मास्क के बिना एंट्री नहीं दी गई। वहीं हैंड सैनिटाइजर, हाथ को सैनिटाइज करने के बाद उन्हें ग्लव्स दिया जा रहा था कि वो ग्लव्स पहनेंगे और बटन जो है ईवीएम का, अगर एक व्यक्ति उससे प्रेस करता है तो दूसरा उसके संपर्क में ना आए, इसलिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 गज की दूरी, जगह जगह पे चिन्ह बनाए गए, गोला बनाया गया और उसके अंदर ही रहने के लिए लोगों को कहा जा रहा था कि इस अंदर में रहें और जो डिस्टेंस है वो 2 गज की दूरी का हो। फेस शील्ड भी लगाकर लोग बैठे नजर आए। अब इसी पे चर्चा करेंगे। 3 का तिलिस्म है, भेदने की कोशिश 3 पार्टियां कर रही हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं, बहुत स्वागत है स्वर्णिम जी। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। महिपाल महला जी, आरएलपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम सैनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले समझना चाहूंगा कि जो ये दौर था इसमें अगर 35% से ज्यादा मतदान 1 बजे तक हुआ है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो रहा है कि लोग बड़े उत्साह के साथ में वोट कर रहे हैं और जो कंटेस्टेंट है, जिन पार्टियां, वो अपना अपना पूरा दाव खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से, कांग्रेस अपने हिसाब से और आरएलपी अपने हिसाब से। ये तो पहली बात है। दूसरा ये कि यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी साफ है, क्योंकि किसी भी हालत में सुजानगढ़ को मेरा ख्याल है कि कांग्रेस खोना नहीं चाहती है और साथ साथ में राजसमंद को भारतीय जनता पार्टी नहीं खोना चाहती है। इसलिए दबाव दोनों तरफ एक दूसरे से छीनने झपटने का सिलसिला भी है, तो सब अपने वोटर्स को लेके आगे आ रहे हैं। और तीसरा ये कि जो राजसमंद वाली सीट है, ये अपने आप में बड़ी मशहूर भी है और मजबूत भी है। यहाँ पर मार्बल का धंधा होता है, हर साल करीब 5,000 करोड़ का कारोबार होता है यहाँ पर मार्बल का। और जो लोग, जो नुमाइंदे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास में इन्हीं खानों का बड़ा लेन देन रहा है, तो सिलसिला बड़ा मजबूत नजर आता है। और लगता यह है कि शाम तक होते होते 70-75% उठ जाएगा, तो उसमें
ये नहीं है कि कोई मुद्दे के साथ में वोट कर रहा है, पार्टी के साथ में वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बेरोजगारी के खिलाफ जा रहा है या महंगाई के खिलाफ जा रहा है या मोदी शासन के खिलाफ जा रहा है। गहलोत साहब वो बोलने के लिए जुमले बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये है कि लोग अपने अपने हिसाब से वोट कर रहे हैं। जो सामाजिक समीकरण बनाए हैं विभिन्न जातियों के, वो काम कर रहे हैं। जैसे राजसमंद के अंदर राजपूत, कुमावत और ब्राह्मणों का जो दबदबा है, उसको कौन सा अपने साथ में बांट लेगा। सुजानगढ़ में उस तरीके से कौन अपने साथ में बांट लेगा और सहारा में कौन बांट लेगा, ये अपने आप में बात बनी हुई है। रतनलाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सहारा से, उनको लगता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक उसको वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उधर आरएलपी उनके लिए एक संकट है, क्योंकि कांग्रेस के भी कमिटमेंट होंगे और साथ साथ एक और चीज इस पे जरा सा अगर आप प्रकाश डालें कि जिस तरीके से 2.5 साल का कार्यकाल रहा है, क्या यह रेफरेंडम के तौर पर देखा जाएगा? हालांकि सुजानगढ़ की आपने चर्चा की, वो सीट किसी भी कीमत पे कांग्रेस खोना नहीं चाहेगी। बीजेपी राजसमंद किसी कीमत पे खोना नहीं चाहेगी। सहाड़ा की अगर बात कर लें, नाक की लड़ाई वो भी बनी हुई है और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी कीमत पे वो सीट कम से कम जाए बीजेपी के खाते में। लेकिन क्या आरएलपी को कमतर आंका जा रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहां पर? ये देखिए, आरएलपी नौजवानों की पार्टी है, उनको कमतर तो नहीं किया जा सकता। वो तो निश्चित रूप से अपना प्रभाव रखते हैं और इंडिपेंडेंट एक है, अपना एमपी उन्होंने लोकसभा में भेजा है। भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए बाध्य किया है उन्होंने, और विरोध करने का भी दमखम रखते हैं, तो विरोध भी किया है उन्होंने। तो ऐसे तो नहीं है, क्योंकि अच्छा कम्युनिटी वाइज उनको सिर्फ बांध के रखना चाहते हैं। लोग समझते हैं कि वो सिर्फ एक खेतिहर जाट जाति की ही पार्टी है, ऐसा नहीं है। उसमें वो नौजवान भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये वोट कटेंगे दोनों पार्टियों के जो कमिटेड वोट थे, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, उनमें से ही वोट कटेंगे। अब किसके ज्यादा कटते हैं, किसको लाभ पहुंचता है, ये अपना अपना आकलन है, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 2 मई तक का फिलहाल तो वोटर्स वोट ही कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 मई तक का इंतजार करना होगा। स्वर्णिम जी, क्या पार्टी ये मान करके चल रही है कि ये 2.5 साल का जो कामकाज था उसका रेफरेंडम ये होगा, अगर जो भी परिणाम आते हैं वो? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 2.5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान में जो कार्य किए, जिस प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान पेंडेमिक का प्रबंधन किया, कोई भूखा ना सोए, किसी को दवाइयों की कमी ना हो, कोई चिकित्सा के अभाव में किसी की जान ना जाए, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हमने जो गरीब वर्ग थे उन तक भोजन पहुंचाने की चेष्टा की, हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे रहे, और जो अन्य वर्ग थे जिनके जो छोटे छोटे काम धंधे थे, ठेले लगाते थे, रोड़ी थे या नाई धोबी, इस तरह के जो वर्ग थे, इन सबको जो जिस प्रकार से कैश ट्रांसफ़र करके सहायता प्रदान करी लगातार, तो ये सारे मामले और इसके अलावा जो हमारी बजट घोषणाएं थी उनको हमने पूर्ण किया और हमने विकास के कार्य रुकने नहीं दिए इस महामारी के दौरान भी। ये तो मुद्दे रहेंगे ही। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, इसके शासनकाल में हमने देखा कि बढ़ती हुई लगातार जो महंगाई है, जिसका मुद्दा बना करके ये सरकार में आए थे, और पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आम जनता की थाली से रोटी छिन सी रही है, उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है, सारी जो जरूरत की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए, लेकिन किसी भी रैली में, किसी भी चुनाव प्रचार के दौरान ये हमने नहीं सुना कि हमने ये काम किया है और सहाड़ा की जनता, राजसमंद की जनता, सुजानगढ़ की जनता हमें वोट करे। हां, बीजेपी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये तो जरूर सुनाया गया, लेकिन हमने क्या किया है ये कभी नहीं सुनाया गया कि हाँ काम के दम पे हम आपसे वोट मांगने आए। को जिनको हमने पूरा किया वो जब पूरे जनता को बताया गया, बिल्कुल हम तो काम के दम पर ही वोट मांग रहे हैं। हमने तो हमारी जो पहले जो चुनाव हुए थे, विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, इस दौरान जो हमने वादे किए थे, हमारा घोषणा पत्र था, उनकी क्या क्या हमने जो है कार्य पूर्ण कर लिए हैं, क्या प्रोग्रेस में, इस बात को लेकर के हमने जो है ये पत्र भी जारी किया और हमने ये जनता के सामने बिल्कुल अपनी रिपोर्ट जो जिसको कहते हैं ऑडिट, सामने से ब्लैक पेपर जारी किया गया, लगातार कर रहे हैं और हम आश्वस्त हैं तीनों की तीनों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो ब्लैक पेपर जारी किया उसमें कितने आंकड़े हैं आप बता दीजिए। ये एक पन्ने का जो ब्लैक पेपर है जिसमें अखबार की जो कटिंग्स हैं, अगर उन्हीं ब्लैक पेपर को ले या उन्हीं पे चर्चा कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती जो सरकार थी इसने कितने रोजगार दिए? केवल 1.5 लाख नौकरियां।
क्या स्थिति थी कानून व्यवस्था की? प्रतिदिन 10 बलात्कार के केस रिपोर्ट होते थे आखिरी वर्ष में, और चेन स्नैचिंग के मामले, इन सबको कोई भूला है? राजमहल से सरकार चलती थी और जयपुर के राजमहल पे ताले लगे थे, क्यों लगे और क्यों 4 दिन बाद हटा दिए गए, आज तक किसी को पता नहीं है। ये सारी गवर्नेंस हम सब ने देखी। राजस्थान में आज बेरोजगारी का स्तर क्या है? देखिए, बेरोजगारी का स्तर तो हिंदुस्तान में 44 साल में, देखिए हिंदुस्तान में 44 साल में 45 साल में जो सर्वाधिक बेरोजगारी दर थी वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे रोजगार लोगों ने खोए। उसका जवाब मैं भारद्वाज जी से ले लूंगा, लेकिन राजस्थान में इस वक्त क्या स्थिति है सर? राजस्थान में 24, 25, 26% तक है। जो हमने आज बजट लाए हैं, हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा राजस्थान में बिल्कुल है। इसीलिए क्योंकि सर्वाधिक, देखिए अभी तो 2 साल 2.5 साल पहले तो राजस्थान नंबर 1 था इंडिया में, जो बेरोजगारी दर इंडिया की थी 4.5%। अच्छा, तो नंबर 1 से नंबर 2 पे आए, ये बहुत बड़ी बात है। की थी, ठीक है, बिल्कुल। अब लक्ष्मी भारद्वाज जी, बेरोजगारी दूर करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए व्यापार चले, काम धंधे बढ़े, इसी के लिए हमने पूरी ये जो बजट में घोषणाएं और बजट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें। जो पेंडेमिक के दौरान कुप्रबंधन के कारण केंद्र सरकार के जो हालात उपजे हैं उससे लोग बाहर निकल सके। ठीक है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, ये 3 सीट बीजेपी के लिए कितने अहम हैं? क्योंकि राजसमंद आपके पास थी, किरण माहेश्वरी के निधन की वजह से वो सीट खाली हुआ, 2 सीट और जो कि कांग्रेस के पास थी। ये 3 सीट बीजेपी के लिए कितने मायने रखती है? बीजेपी के लिए कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है इन 3 सीटों पर बेहतर से बेहतर करना? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब भी कोई चुनाव होता है तो वो राजनीतिक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण ही होता है, और खासतौर पर उस राजनीतिक पार्टी के लिए जो मुख्यधारा की पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप ये समझ लीजिए कि तीनों जगह जहां पर चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों का एक मतलब है, और वो मतलब ये है कि उस सरकार की नाक में नकेल डालना, जिस सरकार के राज में पिछले 2 साल में 7 लाख से ज्यादा FIR राजस्थान में दर्ज हो चुकी हैं, उस सरकार के ऊपर नकेल डालना जिसके राज में केवल पिछले 1 साल में 82,000 मुकदमे दर्ज हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध के, जिसमें 12,000 मामले केवल रेप के हैं, उस सरकार की नाक में नकेल डालना जिसने चुनावी वादा किया था कि हम किसान का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, और 10% भी कर्जा राजस्थान के किसानों का माफ नहीं कर पाए, उस सरकार के खिलाफ वोट डालना जिसने 27 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, लेकिन अपने खुद के विधानसभा के सवाल के जवाब में इन्होंने माना है कि हमने 1.5 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, वो भी प्रॉपर नहीं दिया। उस सरकार ने जिसने कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हम बिजली और पानी का दाम नहीं बढ़ाएंगे, और जितनी दर पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली आज राजस्थान में महंगी है, सबसे ज्यादा टैक्स इन्होंने पेट्रोल डीजल पर लगाया हुआ, पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में बिक रहा है। और देखिए, आपने बात करी कोरोना के काल की, इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे इस लाइव टीवी चैनल में यह बता दें कि राजस्थान सरकार के खजाने से राजस्थान की जनता को 1 रुपया मिलाओ, 1 रुपया, तो वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रवक्ता बता दे। जो कुछ राजस्थान में हुआ है या पूरे देश में हुआ, भारत सरकार के पैसे से हुआ है। जितना सहायता, जितनी दवाइयों की सहायता हो, जितना डायरेक्ट पैसा खातों में गया हो, चाहे वो 20 करोड़ वो खाते जो महिला मुखिया वाले जनधन खाते थे, उनके अंदर 20 करोड़ खातों में 3 महीने तक 500 रुपए डले। जो हमारे किसान भाई हैं, किसान सम्मान निधि का 2,000 रुपए एडवांस पैसा है वो भारत सरकार ने डाला। आपने बात महंगाई की कर ली, आपने बात महंगाई की कर ली। क्या देश में महंगाई राजस्थान सरकार की वजह से है? पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत 100 के करीब है। आज वैट जो है वो ज्यादा राजस्थान में जरूर है, लेकिन क्या सिर्फ यही रीजन है? क्रूड ऑयल के दाम आज कहां पहुंच गए? उस हिसाब से देश में क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने चाहिए थे? जीएसटी के अंदर उसे लाने की मांग की जा रही है, क्यों नहीं लाया जा रहा है? देखिए, अगर ये डिबेट नेशनल स्तर की हो तो हम उस तरह की बात करेंगे, लेकिन अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं तीनों विधानसभा चुनावों की, तो हमको दूसरे राज्यों से कंपेयर करना पड़ेगा। आपने बात की कि केंद्र के पैसे की वजह से ही सारी चीजें चल रही हैं। भारत मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने शुरुआत करी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तब मैंने वो शुरुआत की। आपने शुरुआत की ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मैं तो नेशनल में ही गया। आपको उसी का तो जवाब दिया ना। हाँ, तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ? तो आप बताइए के दाम आज कहां है? में 3 विधानसभाओं के उपचुनाव, अरे सवाल का जवाब लीजिए ना सर। हाँ, तो वही जवाब आपसे मांग रहा हूं ना कि क्रूड ऑयल के दाम कहां है और पेट्रोल डीजल के दाम कहां? 3 विधानसभाओं के उपचुनाव राजस्थान में है। जो भारत सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के भाव है वो तो पूरे देश में समान है, लेकिन बगल का प्रदेश है हरियाणा, वहां पर राजस्थान से 9 रुपए कम पेट्रोल और डीजल बिकता है, तो वो तो हरियाणा में भी भारत सरकार के मापदंड है और राजस्थान में भी मापदंड है, तो फिर 9 रुपए सस्ता डीजल और पेट्रोल वहां पर क्यों बिक रहा है? क्योंकि राजस्थान की सरकार ने पिछले
एक साल में 4 बार रेट बढ़ाया पेट्रोल और डीजल के ऊपर। जब जनता त्रस्त थी और जनता इस बात की उम्मीद कर रही थी कि उसको राहत देगी राजस्थान की सरकार, तब राजस्थान की सरकार ने जनता के ऊपर भार डालते हुए 4 बार, कोरोना के काल में 4 बार पेट्रोल और डीजल पर रेट बढ़ाकर राजस्थान की जनता की कमर तोड़ी है। इसका जवाब राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा। भारत सरकार की रेट तो हरियाणा में भी वही है और राजस्थान में भी वही है, तो जवाब इस बात का दीजिए कि हरियाणा में 9 रुपए सस्ता क्यों है और राजस्थान में 9 रुपया महंगा क्यों है। और यह भी बताना पड़ेगा कि बिजली की रेट पूरे देश में राजस्थान में सबसे महंगी क्यों है और पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान में सबसे महंगी क्यों है। बता दो भाई। ओम सैनी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, महिपाल जी उसके बाद आ रहा हूं। ओम सैनी जी। मैं ये कह रहा था कि ये जो सब कुछ भारत सरकार का दिया हुआ बोलते हैं, आजकल जो टैक्स कलेक्शन होने लगा है, जो पहले राज्य स्वयं टैक्स लगा करके और अपने रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते थे, वो केंद्र से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो कुछ मिला मेहरबानी नहीं है, वो तो अधिकार है। और ये तो सरकार मेहरबानी की बात कोई नहीं कर रहा सर, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। मेहरबानी की बात नहीं कर रहे हैं ओम सैनी जी, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने जिम्मेदारी समझी इसलिए किया, राजस्थान सरकार जिम्मेदारी से पीछे हटी इसलिए नहीं किया। बात जिम्मेदारी की हो रही है, मेहरबानी की नहीं हो रही है। जी 25 साल जिम्मेदारी के लिए ही तो मैं कह रहा हूं कि जब मांग ये उठ रही है कि जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थों को डाला जाए तो क्यों नहीं डाला जा रहा है, मांग ये उठ रही है। तो कहां कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री वो वित्त मंत्री भी है, बोले ना जीएसटी की मीटिंग में जाके। बाहर टीवी पे बोलने से क्या होता है, वहां जाकर क्यों नहीं बोलते जीएसटी की मीटिंग में कि मीटिंग में ये बात नहीं बोली है, ये केवल सुर्खियां बटोरने के लिए आपको बोला गया है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन महिपाल जी मैं अब आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा। महिपाल जी अब मैं आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा। महिपाल जी आपने सुना होगा ओम सैनी जी ने कहा कि युवाओं की पार्टी आरएलपी, और युवा जो हैं वो क्या तय कर सकते हैं आगे हर कोई जानता है। अब इन परिस्थितियों में जब कांग्रेस और बीजेपी को आपने सुना, ऐसा नहीं लगता आरएलपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है राजस्थान में? अभिषेक जी मैं आपको बता दूं कि ओम जी ने जो बातें कही हैं बिल्कुल युवाओं की पार्टी, युवा की बैकबोन है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में तो तमाम धर्मों के, तमाम जातियों के और तमाम एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं। अकेले युवा नहीं, किसान भी हैं, मजला वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग भी है, मजदूर वर्ग भी है, सारे वर्गों की ये पॉलिटिकली पार्टी है। पर इसकी बैकबोन नौजवान और किसान है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि किसान और नौजवानों ने इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और रही बात प्रदेश में, चाहे तीनों बाई इलेक्शन हो रहे हैं या इससे पहले जो पूर्ववर्ती चुनाव हुए हैं 2018 से लेकर अब तक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ग्राफ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मीकांत जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी को भी, कांग्रेस पार्टी के नेता स्वर्णिम जी से आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है कि आप तो ये बता दीजिएगा 2018 में मिट्टी स्माइल के साथ आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था, कितनी प्रतिशत मांगी अब तक आपने घोषणा पत्र की पूरी कर दी हैं? दूसरा लक्ष्मीकांत जी से सवाल है, और बड़ा ये पॉलिटिकली पार्टियां जो है ना बड़े पहने और बड़ी चतुरता के साथ जो है जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये गेंद वो तुरंत रूप से दूसरी पॉलिटिकली पार्टी के पाले में फेंक देते हैं। पर एक दूसरे पे थोपने से ये नहीं चलेगा। केंद्र की सरकार से भी प्रदेश का नौजवान और देश का नौजवान रोजगार का सवाल पूछ रहा है। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके लिए राजस्थान में वो मौका है कि जिस मौके को आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए? हम कर रहे हैं। आज ट्रायंगल चुनाव बना हुआ है, प्रदेश की जनता ने ऑप्शन के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लिया है। वो दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों को बड़ी बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ने कितना रोजगार दिया है, दिल्ली की सरकार महंगाई को कितना कम कर पाई है, दिल्ली की सरकार ने पेट्रोल डीजल पे क्या किया है, दिल्ली की सरकार ने गैस पे क्या किया है, दिल्ली की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, और राजस्थान की सरकार जो पिछले 2.5 साल का जो इनका कार्यकाल है, जिस तरीके से चाहे वो बलात्कार की बात हो, चाहे बेकारी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे आज भ्रष्टाचार इनके लिए शिष्टाचार बना हुआ है, तमाम मुद्दों पर आम आदमी अभिषेक जी आंकड़ों के मायाजाल को नहीं समझता है। उनको जो मूलभूत चीजें हैं, लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि बिजली के बिल आसमान छू रहे। भाई 2018 से पहले भी यही हालात थे इस प्रदेश के। 2018 से पहले भी इस तरह की बेकारी थी इस प्रदेश में। दिल्ली की सरकार भी उतनी जिम्मेदार है जितनी राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। और इसी का कारण है कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तीसरे ऑप्शन के रूप में प्रदेश का नौजवान, प्रदेश के तमाम तबके चुनने का काम कर रहे हैं। ठीक है, स्वर्णिम जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। स्वर्णिम जी।
देखिए अभिषेक जी, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये थी कि अगर आप पिछली सरकार का और हमारी सरकार का कार्यकाल कंपेयर करेंगे तो बिजली की बात हुई, बिजली की अगर आप बात करेंगे तो जो घरेलू बिजली की दर है 60% से 70% तक बढ़ाई गई थी, और जो कॉमर्शियल दर है वो करीब करीब दुगनी 100% तक बढ़ाई गई थी, ये पिछले कार्यकाल में। और अभी की बात करें अगर आप, तो कोरोना काल के दौरान सबने देखा है कि पेट्रोल के दाम कितने दिन तक लगातार किस रूप में बढ़ते रहे। पहले क्या आते थे, आज क्या आते हैं? और सबसे बड़ी बात परसेंटेज छोड़िए आप, बिजली के बिल जो है वो देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो अब आप सुन लें एक बार। मैं सुन रहा हूं, ठीक है, आप बोल लें, आप जवाब दे दो पहले। हम क्या दें? सत्ता में आप लोग हैं सर, सत्ता में आप है सोनिम जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। बता रहे, आप बताइए ना कितने पैसे, कितने रुपए बिजली के बिल जो है वो पहले आते थे और आज आते हैं। आप झूठे आंकड़ों के साथ बैठ जाते हो, परसेंटेज की बात करते हो। आम आदमी परसेंटेज को नहीं समझता सर। सुनिए, आम आदमी परसेंटेज नहीं समझता, इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूं। लक्ष्मीकांत जी एक बार स्वर्णिम जी को सुन तो लीजिए, बिल अगर एक बार स्वर्णिम जी को सुन दाम यूनिट पर यूनिट तो वो बढ़ाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान। और पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम कितने बढ़े कोरोना काल के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान, ये आम जनता जानती है। और इसका परिणाम भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहेगी। और हम निश्चित रूप से, और देखिए बिल्कुल पेट्रोल डीजल के दाम सब जो चुका रहे हैं, और सबको पता है किसने बढ़ाए और कितने बढ़ाए। और सबसे बड़ी हरियाणा में आपसे 10 रुपए कम क्यों है, ये बताओ? हरियाणा में आपसे 10 रुपए, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, पूरे राजस्थान में देश में, मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा दाम है, पूरे कर्नाटक में पेट्रोल के दाम राजस्थान से ज्यादा है, इसमें सबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताइए वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो वेट लगता था वही वेट आज है, और उससे बढ़ाया नहीं है हमने। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, तेज आवाज में और ऊंचा बोलने से तो बातें सही हो जाती है सर। अरे लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, स्वर्णिम जी और महिपाल जी, एक मिनट सर, एक मिनट। अरे आप तो खा जाते थे सर, देश की एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 2G 3G लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, एक मिनट। लक्ष्मीकांत, आपके जीजाजी जमीनों की भागे राजस्थान की जमीनों की अशोक गहलोत के साथ अरे सुनिए ना लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी और स्वर्णिम जी, अब एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर। सर ये तो वही स्थिति हो गई कि न हम खेलम न तोरा खेले देम, गुच्ची में थूक देम, वो वाला हाल है सर। एक एक करके अगर बोल लेंगे जनता को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। स्वर्णिम जी को एक मिनट बोलने दे, स्वर्णिम जी को सुन ले, फिर लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। स्वर्णिम जी बोल लीजिए। जी आपका प्रश्न जो है वो आप लें। मैं आप हाँ, प्रश्न में मैं ये पूछना चाह रहा हूं, देखिए पेट्रोल और डीजल और ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन वैट सबसे ज्यादा है, ये भी आपको स्वीकार करना होगा। और प्रदेश के तमाम पेट्रोलियम एसोसिएशन जो हैं वो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं आपको। देखिए अभिषेक जी, इसी बात पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं, यहाँ पे जो वैट हमने लगाया, ये पिछली सरकार में भी इतना था, हमने तो 2% कम किया है। और पिछली सरकार ने जो 4% वैट कम किया था, जिसको बढ़ाने की ये बात कहते हैं, चुनाव से 2 महीने पहले कम किया था। क्या ये भूल जाते हैं? हमारे अगर देखें तो हमारा जो इनकी पूरे कार्यकाल में जितना वैट रहा उतना ही हमारे कार्यकाल में, उससे 2% कम ही है। लेकिन पेट्रोल डीजल के अलावा अगर आप देखेंगे रसोई गैस के दाम दुगने हो गए। और आप ये देखें कि राजस्थान की बात करते हैं, अब हरियाणा से तो कंपेयर करते हैं, हरियाणा और पंजाब में हमेशा से कम रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करते, कर्नाटक की बात क्यों नहीं करते? वहां पेट्रोल के दाम कई क्षेत्रों में राजस्थान से भी ज्यादा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने बढ़ा रखे हैं, ये तो देशव्यापी है। जब कोरोना काल के दौरान हमने देखा विदेशों में पेट्रोल के जो क्रूड के दाम थे, वो तो लगभग ऐसी खबर भी आती थी कि अब तो लोग कह रहे हैं कि आप ले जाओ, हमारे पास रखने के लिए संसाधन नहीं है। और उस वक्त भी जो दाम बढ़ाए गए अप्रत्याशित रूप से पेट्रोल डीजल का जवाब लक्ष्मीकांत जी नहीं है, जो सेस लगाए गए तरह के वो नहीं है। और एक छोटी सी बात और मैं अभिषेक जी, स्वर्णिम जी मैं आपको पूरा समय दूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और मैं बोलूंगा एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले हम अपने दर्शकों को बता दें। सोनू सूद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सोनू सूद ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मदद के लिए हमेशा आपके साथ हूं, यह उन्होंने कहा है। सोनू सूद ने ट्वीट करके यह खुद जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि आज सुबह मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैंने सावधानी के साथ खुद को क्वारंटीन कर लिया है और अपना ख्याल रख रहा हूं, लेकिन चिंता मत कीजिए, इससे मुझे आपको मदद करने के लिए और समय मिल गया है। याद रखिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। सोनू सूद कौन है?
ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो एक्टर तो हैं, लेकिन पिछले साल कोरोना के दौरान उन्होंने जो देश के लिए किया है उसके बाद उनका नाम ही काफी है और वो फिलहाल पॉजिटिव हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, खुद उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और खुद को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।